हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। भारतीय समाज में शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो भगवान जो देश निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज यही भगवान न्याय के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के 1983 PTI टीचर्स की, जिन्होंने अपनी बर्खास्तगी का विरोध करते हुए शुक्रवार को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाया। एक रिपोर्ट देखें। ये आवाज उन शिक्षकों की है जो कभी देश का भविष्य यानी बच्चों को सही राह दिखाते थे, लेकिन आज ये मजबूर है अपने रोजगार को लेकर, जो न्यायालय के एक फैसले के बाद छीन लिया गया, वो भी 10 साल तक बतौर शिक्षक काम करने के बाद। हालांकि ये शिक्षक अपनी मांग को लेकर लगातार धरना देते आ रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांग को गंभीरता से नहीं ले रही। यही वजह है कि उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए अलग अलग संगठनों ने जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना समर्थन दिया। लगातार PTI का 61वां दिन आंदोलन का, और सरकार बातचीत नहीं कर रही। इनको भूख के कगार पर ले दिया। आज इनको रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। आज इनके बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, इनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आज इनको मकान का किराया नहीं दी, दूध के पैसे नहीं दिए जा रहे, और सरकार चुपचाप बैठी है। कहना चाहते हैं आज इस जेल भरो आंदोलन के माध्यम से कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना न बनाए। सरकार ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। हम कहते हैं हरियाणा सरकार अपने कैबिनेट की विधायी शक्ति का इस्तेमाल करे और इमरजेंसी कॉल बुलाए कैबिनेट की, और इनके पक्ष में एक कानून बनाए। जो गैस टीचर के पक्ष में बनाया था, उसी को बनाते हुए इनको तुरंत सेवा में लिया जाए। तो हमारा रोजगार था वो सरकार ने छीन लिया है। आज हमारे पास बच्चों के पास दूध पीने के लिए, अन्न खाने के लिए, सब्जी के लिए किसी भी प्रकार के जो साधन थे वो सारे के तमाम बंद हो चुके हैं। इसलिए हम अपने परिवार सहित जेल में जाना पसंद करेंगे। जब तक सरकार हमें वापस पुनः बहाल नहीं करेगी, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। और शांतिपूर्वक आंदोलन पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है और आज भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। आज हरियाणा के तमाम कर्मचारी, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, अपने परिवारों के साथ इन 1983 PTI को समर्थन में आया है। ऐसा हरियाणा की सरकार ने पहली बार एक इतिहास रचा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा एफिडेविट दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने सरकार से पूछा कि आपके पास क्या ये 57 पेटिशनर जो हैं, इनके लिए कोई वैकेंट पोस्ट है? हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया झूठा कि हमारे पास कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है, जबकि RTI से सूचना मांगी गई तो 1600 पद आज भी हरियाणा के अंदर PTI के वैकेंट है, ये RTI कह रही है। या तो जो 23 तारीख का हमारा जो पेपर है उसको कैंसिल करो, और जिस डेट से हम हटाए गए उसी डेट से हमारे को बहाल करो। नहीं तो आज तो जेल भरो आंदोलन शुरू करा है, लेकिन कल से हम बड़ौदा में उपचुनाव में इनके साथ ऐसा जन जन में जाके इनका पूरा विरोध करेंगे और इनकी जमानत जब्त करवाने का हम काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को इतना मान सम्मान देने की बात कहते हैं, आज ये बेटियां जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये निर्दोष PTI हैं। निर्दोष PTI के साथ बहुत गलत हुआ है, राजनीति के शिकार हुए हैं। सर, पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज जेल भरो आंदोलन है, जेल में कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी देंगे, क्या सरकार मानेगी? बिल्कुल, देखो ये लोकतांत्रिक ढंग से हम आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार के सामने अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को या तो समाधान करे, अन्यथा आज हम जेल में जाने की पेशकश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप लेगा। इस आंदोलन में आज भी PTI अध्यापकों के बच्चे भी शामिल हैं जो गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, और आने वाले दिनों में हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो PTI अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ साथ जो उनके बच्चे हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, वो भी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। पुलिस फोर्स की बात करें तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के जवान और इनको रोकने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। साफ तौर पर लघु सचिवालय को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और ये अब से कुछ देर में कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ से गिरफ्तारी देकर कहीं ना कहीं जेल जाएंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में PTI टीचरों के
के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए जेल भरो आंदोलन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। फतेहाबाद में तो नौबत धक्का मुक्की तक पहुंची, जब पीटीआई टीचर सचिवालय में जेल भरो आंदोलन के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस ने हालात को बेकाबू होने से पहले टीचरों को शांत किया। पीटीआई टीचरों के मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने मामले को लेकर तत्कालीन हुड्डा सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं कुछ दिन पहले पूर्व सीएम हुड्डा मनोहर सरकार से कह चुके हैं कि वो टीचरों की मांग को गंभीरता से लेते हुए समाधान निकालें। जैसे गेस्ट टीचर का भी तो हुआ था कोर्ट से, किसी गेस्ट टीचर की नौकरी नहीं गई तो अपने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल कर सकती है सरकार। हम उनका साथ देंगे, इनको रोजगार दे सकते। किसी का कोरोना काल में किसी का रोजगार छीनना कोई सरकार के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। टीचर सीधे तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुई हार सरकार की कमजोर पैरवी की वजह से हुई। अब वो मांग कर रहे हैं कि प्रदेश के राजनेता अपनी विधायी अधिकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मिली हार को जीत में तब्दील करें, ताकि उनका रोजगार बचा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। भाई मेरा फोन देना यार। तो आज प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि जो पीटीआई टीचर्स बर्खास्त कर दिए गए न्यायालय के एक फैसले के बाद, वो ऐसा नहीं आज पहली बार विरोध प्रदर्शन था, लेकिन आज जेल भरो आंदोलन का जो ऐलान किया गया वो पहली दफा था। वो भी 100 परिवार पीटीआई टीचर्स परिवार समेत उतरे सड़कों पर और जेल भरो आंदोलन का इन्होंने आह्वान किया, ये कहते हुए कि हमारा जो पक्ष रखा गया था न्यायालय में वो बहुत ही कमजोर रखा गया था, इसलिए केस हार गए और हमें अब रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। इनका यह भी कहना है कि नई भर्ती नहीं होनी चाहिए। नई भर्ती के लिए जो 23 अगस्त को टेस्ट किया जाना है उसे भी सरकार रद्द करे और हमें दोबारा से बहाल करने के लिए हर संभव विकल्प पर सरकार प्रयास करे, कोशिश करे ताकि हमारी रोजी रोटी शुरू हो। आइए पैनल से मिलवाते हैं इस जेल भरो आंदोलन को और भी गहनता के साथ समझने के लिए, और कोई समाधान मिलेगा क्या सरकार और टीचर्स के बीच में जो तनातनी इस वक्त है कि हमें नौकरी चाहिए और दूसरी तरफ ये पक्ष की न्यायालय के आदेश पर यह किया गया, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल को देख रहे हैं आप, योगेश कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। कौशिक साहब बहुत स्वागत करती हूँ। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खटाना साहब बहुत स्वागत करती हूँ। अजय गुलिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेजेपी, ये सीधे जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं आप। गुलिया साहब बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता सुदेश कटारिया भी हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। कटारिया साहब बहुत स्वागत है आपका। सुदेश जी आप ही से शुरू कर लेती हूँ मैं, क्या नाराजगी है पीटीआई टीचर्स की और सरकार इस पर क्या कर रही है? ये समझने की बात, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आने के बाद पीटीआई टीचर्स को पद मुक्त किया गया, ये बड़ी समझने की बात है। ये सबसे पहले 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित हुआ। 11 सितंबर 2012 को फर्स्ट बेंच का, सिंगल बेंच का निर्णय आया कोर्ट द्वारा, माननीय अदालत द्वारा। उसके बाद डबल बेंच में जब फैसला आया 2013 में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। जब डबल बेंच का फैसला आने के बाद जब माननीय न्यायालय में ये फैसला दोबारा से रिपीट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने, हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने पैरवी करनी चाहिए थी। अनामिका जी, सबसे बड़ी अगर इसने गलती की है तो सबसे पहले तो गलत भर्ती प्रक्रिया अपनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन किया। नंबर एक बात, अगर कोर्ट में पैरवी करनी चाहिए थी तो 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये गया केस, तो उस समय सरकार ने मजबूती से पैरवी करनी चाहिए थी। आज किस मुंह से ये पीटीआई टीचर्स और उनके परिवार के साथ खड़े हैं? अगर सही मायने में दोषी है, अगर सही मायने में बेरोजगार युवाओं के अधिकारों से किसी ने हनन किया है, तो सिर्फ कांग्रेस सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। आप देखिए अनामिका जी, मैं पिछला रिकॉर्ड इनका बता देता हूँ। 2007 की कैनाल पटवारी 786 की भर्ती रद्द हुई, माननीय अदालत द्वारा हुई, अनियमितता के कारण हुई। 2011 में लोअर डिवीजन में क्लर्क की 436 भर्ती रद्द हुई, इन्हीं के कार्यकाल में। 2013 में 146 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती कैंसिल हुई, इन्हीं के कार्यकाल में हुई। अनामिका जी, देखने की बात है, जब से माननीय आप ये गिना रहे हैं, लेकिन सुनिए मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। हुड्डा साहब ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री को सुझाव दिया ये कहते हुए
कि आप इन पीटीआई टीचर्स की बात सुनिए और इनकी समस्या का समाधान निकालिए, इस पर बोलिए। नहीं, अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़े दोषी ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ। आज तक मैंने आपको इसलिए आंकड़े गिनवाए कि बेरोजगार युवाओं के साथ अधिकारों का हनन सबसे हो रहा है। जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार प्रदेश में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से हमने 75,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया है और ये उन योग्यता के आधार पर भर्ती हुए जिनको रोजगार मिला है उनके खिलाफ कोर्ट में जाने के बाद माननीय अदालत ने पीठ थपथपाने का काम किया है। अगर किसी ने आज तक के इतिहास में किसी ने योग्यता के आधार पर नौकरी हरियाणा प्रदेश में दी है तो मनोहर लाल जी के कार्यकाल में दी है। ठीक है, अजय गोलिया जी, आ रही हूँ सर, सबके पास एक बार चली जाती हूँ मैं। आपकी जब आपको हमने सुन लिया और आपकी जो बात रही इस पर प्रतिक्रिया लेकर लौट रही हूँ आप ही के पास। अजय गोलिया जी, सुदेश कटारिया को आपने भी सुना और आपने इन बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर्स को भी सुना। सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन ये कह रहे हैं पीटीआई टीचर्स जो बर्खास्त कर दिए गए कि बहुत ही कमजोर पक्ष रखा गया अदालत में, इसलिए केस हार गए और अब नौकरी छीने जाने का बहुत ज्यादा दुख है, रोजी रोटी वापस चाहिए। गुलिया साहब, ये आरोप क्यों कि कमजोर पक्ष रखा? जब वो पैच कर रहे हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी आपकी बात जैसे। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, मैं आपसे प्रतिक्रिया ही ले लेती हूं। खटाना साहब, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत लंबी लंबी बातें करी। 2007 का जिक्र किया, 2009 का जिक्र करा, 2011 का जिक्र करा, लेकिन उनका जिक्र नहीं करा जो आज सड़कों पर है। उनका जिक्र नहीं करा जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। जिक्र किया तो अदालत में कैसे केस चला बताया तो नहीं, अदालत में केस चला, अदालत में केस कैसे हार गए, अदालत में केस क्यों हार गए, अदालत में केस किस कारण से हार गए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार अपना पक्ष मजबूती से वहां नहीं रख पाई, जिसके कारण आज सड़कों पर गुरु, जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद मिलाए, और आज ऐसे गुरुओं को आपने सड़कों पर छोड़ दिया। आज वो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। उनकी सरकार से मांग क्या है? क्या सरकार से जमीन मांग रहे हैं? सरकार से नौकरी मांग रहे हैं। जिन्होंने 8 साल 10 साल नौकरी करी है, इस कोरोना काल में किसी का चूल्हा जलाने की बात छोड़ो, आप उसमें पानी डालने का काम कर रहे हो। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने क्या कहा? हुड्डा साहब ने एक ही बात कही कि आप इनकी बात सुनिए, समाधान कीजिए, हम आपके साथ हैं। चाहे अध्यादेश लाओ, चाहे संविधान बनाओ, चाहे अपने विधानसभा में पास करो, लेकिन इस कोरोना काल के अंदर किसी की नौकरी खराब मत करो। अगर आपसे गलती हो गई तो आप उसको मानो। बीजेपी सरकार कभी भी नहीं मानेगी कि ये सरकार अपना पक्ष रखने में नाकामयाब हुए। अगर अनियमितता थी, अगर कोई बात थी, तो आप उसको पूरी करो, आप उसमें देखो। लेकिन 1983 लोगों को घर से बाहर निकालना, उनके चूल्हों में पानी डाल के वो चूल्हा बंद करना, और आज वो सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। तो आपको बैठ के अगर सरकार पीटीआई टीचर से बैठ के बात भी नहीं कर सकती, जो सरकार जिनको जेल भरने की जरूरत पड़ रही है, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, सड़कों पर भूखे प्यासे बैठे हैं, इसका मतलब सरकार का नुमाइंदा उनसे बात भी नहीं कर सकता। क्यों भाई? अमेरिका से आए ये लोग, हरियाणवी हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, सड़कों पर सरकार से बात करना चाहते हैं। आप लोगों के पास बात करने का समय नहीं है, लांछन लगाते हो, शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे भाई एक बात कह रहे थे, उल्टा चोर, आप किसको चोर बोल रहे हैं? आदरणीय हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा आए और निवेश में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, भाईचारे में नंबर 1 था। 4 बार हरियाणा को जलाने वाले लोग, नौकरियां छीनने वाले, देखिए मैंने आपका वॉल्यूम अप कराया है सुदेश कटारिया जी, बस सुन लीजिए। आप बात को सुनिए। जब आप लंबे लंबे भाषण दे रहे थे तो मैं इत्मीनान से आपकी बात सुन रहा था। आज हुड्डा साहब को भाईचारे के लिए, एकता के लिए, हरियाणा के खुशहाल के लिए, हरियाणा में आय के लिए, प्रतिव्यक्ति निवेश के लिए आज हुड्डा साहब को लोग याद करते हैं। आपको किस लिए? गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया, हजारों करोड़ रुपए खराब कर दिए, मेट्रो वहीं छोड़ दी, हीरो होंडा फ्लाईओवर बनाया। नहीं सर, पीटीआई टीचर्स पे आ जाइए, वापस आ जाइए। काम करो, काम। खाली उंगली उठाने से कुछ नहीं हो गया। 6 साल हो गए आपको, अब तो आपको नौसिखिए भी नहीं कह सकते कि आपकी नई नई सरकार है, आपको पता नहीं है।
लेकिन अगर 6 साल में बाद भी अगर आपका ये काम करने का तरीका है तो आज भी आप नौसिखिए की लाइन में हो। ठीक है, अजय गुलिया जी आवाज मिल रही है सर? अभी गुलिया साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। योगेश कौशिक जी, पक्ष विपक्ष दोनों को सुना आपने, और हमने पूरी प्रॉपर रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से पीटीआई टीचर्स ने आज जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। क्या कहेंगे, ये जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं ना सिस्टम से बहुत निराश हूँ। अब ये तो पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे की बुराई करेंगे और एक दूसरे की मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर समस्या क्यों है इसका कोई जिक्र नहीं करेंगे। ये एक सिस्टम सा नजर आता है कि आपकी सरकार ने जो भी भर्ती किए हैं उनको हम किसी भी तरीके से दिखा के बाहर करें, और फिर जो ये लोग भर्ती करेंगे उनको कुछ भी दिखा के बाहर किया जाएगा। पहले अगर हम इन्हीं का जिक्र कर लें जो अभी जेल भरो आंदोलन के लिए जा रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं ये बात, क्या जनता ये मानती है कि सरकार चाहे तो, सरकार में मतलब बीजेपी की तो सरकार है और हुड्डा जी ने कह दिया हम आपके साथ हैं, तो बचा कौन? पूरा हरियाणा आ गया ना साथ में, 2-4 लोग बचते हैं वो भी उनके साथ ही खड़े होंगे। जब 90 के 90 विधायक ये चाहेंगे कि हमें इनको नौकरी देनी है, हमें इन्हें रोजगार देना है, तो क्या फर्क पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला हुआ है? वो दोबारा से हो सकते हैं भर्ती, लेकिन नहीं होगा ऐसा। मैं यही कह रहा हूं, ये बेचारे परेशान होंगे, इनको परेशान किया जाएगा, किया जाना शुरू हो गया है। और जो ये बड़ी जो बीजेपी के प्रवक्ता बड़े छाती चौड़ी करके जो कह रहे हैं हमने 75,000 नौकरियां दे दी हैं, आपको दिखाऊंगा, अगली सरकार आने दीजिए। अनियमितता हमेशा तब पता लगती है जब नई सरकार आती है। इनकी सरकार में तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इनका आप ही के पास आ रही हूँ सुदेश जी, आप ही के पास आ रही हूँ, इनके बाद तुरंत आपके पास आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ। पूछिए, क्या विधानसभा न्यायपालिका से बड़ी है? क्या विधानसभा सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? अभी मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ठीक है, जवाब ले लेते कटारिया साहब, जवाब ले लेते हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए कौशिक साहब। आ रही हूँ कटारिया साहब, आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर, मौका दीजिए, औरों को भी मौका दीजिए। योगेश जी बोलिए। नहीं मैडम, मेरी एक तो रिक्वेस्ट ये, पहले इनको आधा घंटा एक भाषण देने दिया। हम हमेशा जैसे अगर आप इनको लेके आते हैं ना एयर पे, तो इनको आधा घंटा पूरा बोलने दो जो ये बोलना चाहते हैं। नहीं सर, सबको बराबर ये तो बाज ही नहीं आते, बीच में बिना बात की बक कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी करता हूँ, क्या आपके बीच में कोई बोलता है क्या? आप जैसा बदतमीज आदमी मैंने कोई देखा नहीं है। आप लॉजिक पे बात करेंगे नहीं, आप मुद्दों पे बात करेंगे नहीं, बिना बात की बकवास करेंगे नहीं। आप कौन सुनेगा आपको? आप सरकार में है, आप जवाब दे हैं, नहीं समझ में। और मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, शब्दों को थोड़ा सा आप लोग देखिए, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये बात ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। निजी वार नहीं, निजी वार नहीं, निजी वार नहीं, बहुत गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड कौशिक साहब, एक सेकंड, बहुत गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं कि गुरुजी को अगर जेल भरो आंदोलन करना पड़ रहा है, नौकरी मांगनी पड़ रही है, तो इस पर जरूर सर, ठीक है, अदालत में जो हुआ, जो फैसला आया, उसके बाद एक्शन लिया गया कटारिया साहब, लेकिन उसके बाद क्या सरकार कोशिश कर रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। एक बार मैं आ रही हूँ, इन्हीं से पूछो क्या सरकार वापस ले सकती है कि नहीं उनको। वो मैं कह रहा हूँ दोबारा भर्ती ना कर, अपना पक्ष रखे, मैं पूछ लूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहे, अगर सरकार चाहे, जो कि वो कह रहे हैं कि दूसरा आप इंटरव्यू मत कीजिए, किसी और को मत लीजिए, हमें भर्ती कीजिए, तो क्यों नहीं कर सकते? सरकार कर सकती है भर्ती, उनके पास ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सो कहा, उसके बाद दोबारा ऑप्शन है, दोबारा आप इंटरव्यू निकालिए, दोबारा उन्हीं को भर्ती कीजिए, कौन मना करता आपको? लेकिन क्या है, ये राजनीति कोई दूसरी है। वो जनता के बीच में ये साबित करना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने किया गलत किया, और जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही जब अगली बार कोई भी पार्टी आएगी, मुझे नहीं मालूम कौन सी आएगी, वो ये साबित करेगी जो बीजेपी करके गई वो गलत करके गई, तो अल्टीमेटली सफर कौन हुआ? एक बार चौटाला साहब अंदर चले गए, उन्होंने सरेआम ठोक के कहा कि भाई हाँ मैंने तो भर्ती की है और मैं तो करूंगा। वो जो भी था, इरेगुलर थे, नहीं थे, इरेगुलरिटीज पाई गई, नहीं पाई गई, मैंने जेल काट ली, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है, सरकारें जब भी बनती हैं, सरकारें जो भी काम करती हैं उसमें अपने वर्कर का ख्याल रखती हैं, रखेंगी। और जैसे ये चौड़ा होके कह रहे हैं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ऐतिहासिक सरकार है जिन्होंने नहीं रखा, जिन्होंने योग्यता के आधार पर भर्ती की। सर आप मेंटली सीखें क्या? आप मेंटली सीखें? मैं आपके बीच में बोलता हूँ,
आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? क्या कटारिया भाई साहब, इनको सर बोलो ना। सर आप दोनों को मैं यहाँ पे एक सेकंड दोनों को रोक रही हूँ। एक और मेहमान आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुखवंत सिंह प्रवक्ता। हेलो, आपका बहुत स्वागत है सुखवंत जी हरियाणा न्यूज पर। मैं आऊंगी उनके बीच में भी बोलेंगे। कौशिक साहब आप थोड़ा समेट लीजिए तो मैं जाऊंगा। मैं तो समेट चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार चाहती है, अब ये दो लोग और बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ ये लोग नहीं चाहते जो ये कह रहे नहीं कर सकते। इनसे पूछो, इनसे पूछो, जेजेपी वाले भी हाँ करेंगे कि हाँ अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ने प्रूव करना है कि जो इन्होंने किया गलत किया। उसके बाद अगली बार जब सरकार कोई आएगी वो इनको गलत साबित करेगी। अल्टीमेटली बेचारा सबरन तो वो रहेगा जो भर्ती हुआ है। अनामिका जी सबको जवाब। हाँ, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता और माननीय कौशिक जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हेलो, कि क्या सरकार मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, आई समझ में। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। हाँ तो विश्लेषक कहा तो पढ़ना आता है कि नहीं पढ़ना आता है? पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना आता है तो देख लीजिए क्या लिखा नीचे। पहले तो हिंदी पढ़ना सीखो आप। आप तसल्ली रखिए। नहीं, आप हिंदी पढ़ना सीखो पहले तो। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बोल रहे हैं आप, बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय किया है? क्या न्यायपालिका को नहीं मानते हैं आप? क्या न्यायपालिका ने मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या भर्ती किए जा सकते हैं कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ हमने तो वो 98 से 70 जेबीटी भर्ती किए जो कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस जब शासनकाल में थी उनको रोड पे छोड़कर गई थी। हमने कोर्ट में उनके अच्छे से पैरवी करके 98 से 70 जो जेबीटी, जो युवा जो रोड पर छोड़कर कांग्रेस गई थी, उनको भर्ती करने का काम किया है। और पहली बार एक ऐसी ऐतिहासिक सरकार, ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके योग्यता के आधार पर भर्ती की, जिसमें हमारी न्यायपालिका ने पीठ थपथपाने का काम किया और कहा कि दूसरा राज्य भी इस प्रकार से भर्ती करके इस प्रकार की प्रक्रिया बनाए जो सिस्टम चेंज करे। हमने सिस्टम चेंज करके दिखाया है। अनामिका जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रदेश में जिस प्रकार से हमने सिस्टम बदलने का काम किया है, पूरा प्रदेश का युवा आज लाल हालियत है। पूरा प्रदेश का युवा जानता है कि अगर योग्यता के आधार पर कोई भर्ती कर सकता है, योग्यता के आधार पर अगर कहीं नौकरी मिल सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार में। सुदेश जी, एक सवाल जो सभी ने आपसे पूछा, सर मैं कहीं नहीं जा रही, सुदेश जी आप ही बोलिएगा, मैं कहीं नहीं जा रही। एक सवाल जो सभी ने आपसे पूछा जिसका जवाब इन बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को जवाब का इंतजार है, वो ये कि क्या सरकार दोबारा से उन्हें बहाल कर लेगी या फिर सरकार 23 अगस्त को नई भर्ती के लिए टेस्ट करेगी? इसका जवाब। देखिए अनामिका जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जिस प्रकार से माननीय न्यायपालिका ने जिस प्रकार से डायरेक्शन दी है उसकी अनुपालना करना सरकार का काम है। पहले सरकार न्यायपालिका की डायरेक्शन का अनुपालन। सर वो तो बर्खास्त कर दिया सर, ठीक है, अनुपालना करके बर्खास्त कर दिया। अब आगे क्या? सर अब समाधान क्या? नई भर्ती इन्हीं द्वारा की जाए जो आवेदन पहले किया था 10,000 युवाओं ने, जितने युवाओं ने, उसको दोबारा मौका दिया जाए। हम उसी की डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, हमारी संवेदना इनके साथ है। चलिए मैं समझ बता रहा हूँ, इनका सबसे बड़ा अपराधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसको गंगा जी में गोते मार कर अगर वो कसम खा के कान पकड़ के कहे कि मेरे से गलती हुई, तब भी प्रदेश की जनता उसको माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ा अगर ठग कोई हरियाणा में है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसने बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का हनन किया है। चलिए मैं आ रही थी सुखवंत जी, लेकिन जब भूपेंद्र हुड्डा का नाम आया तो जरा एक छोटा सा जवाब ले लूं मैं। मेरे भाई जब आप बोल रहे थे तो मैं बोला नहीं, तो कृपया करके 2 मिनट सुनना जरूर। छोटा सा सर, सुखवंत जी को टाइम देना है। जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आप बोल रहे हो, उनका शासनकाल और कार्यकाल उठाकर देखो कि हरियाणा में किस तरीके से भाईचारा था, हरियाणा में किस तरीके से निवेश बढ़ रहा था, हरियाणा में किस तरीके से कारखाने चल रहे थे, हरियाणा में कैसे हरियाणवी को रोजगार और पूरे भारतवर्ष से विदेशों से लोग आकर यहाँ रोजगार कर रहे थे, हरियाणा का रेवेन्यू रेट क्या था। आप सुनो और आप जिस यशस्वी और आदरणीय मुख्यमंत्री का नाम आप सुनो, अब आप सुनो, सुनने का मादा रखो। जिस मुख्यमंत्री को आप यशस्वी नाम ले रहे हो, 4 बार खड़े होकर हरियाणा चलवाया आपने, भाईचारे का नाश करा, 35 बिरादरी का नाम लिया, आपके मेंबर पार्लियामेंट सैनी साहब को एक बार भी। सर एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि पीटीआई टीचर्स के मसले में असल गुनहगार भूपेंद्र हुड्डा है, तो आप उसी की बात कीजिए ना। कैसे, क्यों कहा गया?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में रोजगार देने का काम करा, चूल्हा जलवाने का काम करा, लोगों के अन्न डालने का काम करा। मतलब बेबुनियाद भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के घर जलाने का काम करे और जलते हुए चूल्हों में पानी डालने का काम करा। भाईचारे, अगर कोई गलत अनियमितता थी, अगर कोई गलत तरीका था तो विधानसभा में बिल लाकर उसको ठीक कर लो भाई। उसमें क्या, जब हुड्डा साहब खुद कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनको बर्खास्त मत करो, जिनका चूल्हा जल रहा है, जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, आज उनको सड़कों पे छोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। नहीं हो गया सर, ब्रेक पर जाना है सुदेश जी, ब्रेक पर जाना है। आपको शर्म आनी चाहिए। हो गया सर, लोगों को बेरोजगार कर यहाँ टीवी पर भाषण दे। न्यायपालिका तुम लोग समझते कहाँ पे हो? न्यायपालिका तुम्हारे, तुम समझते मानते कहाँ हो न्यायपालिका की? ठीक है कौशिक साहब, सुदेश न्यायपालिका तो खड़े होकर चुकी नहीं, ठीक है सर, ट्रैक पर रहकर हम सब लोग बात करते हैं। ऐसे सब लोग एक साथ बोलेंगे तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसा कि मैंने मिलवाया, हमारे साथ सुखवंत सिंह प्रवक्ता इनेलो जुड़ गए हैं। सुखवंत जी, आपका क्या पक्ष है, इनेलो की क्या राय है? ये जो आज हमने देखा जेल भरो आंदोलन, बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का समाधान क्या हो सकता है? देखो अनामिका जी, एक जो कल्याणकारी सरकार है ना, उसके कार्यकाल में अगर कोई एक व्यक्ति भी दुखी है तो वो कल्याणकारी नहीं है। मैं नरेश कौशिक साहब से बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि योगेश कौशिक, हाँ कौशिक साहब से, कि अगर अनियमितता हुई है, वो तो डेफिनेट सी बात है। देखो हमारे कांग्रेस के साथी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अनियमितता थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इसी प्रकार से राजनीति करते चले जाएंगे क्या? अब इस सरकार ने भी तो पिछली सरकार के शूज में ही तो अपने पांव रखे, उसी के उस पे तो आई है ना। अब अगर वो अनियमितता थी, उस अनियमितता को दरकिनार करते हुए इन जो पीटीआई टीचर्स हैं उनको बिल्कुल समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि 10 साल की लगभग उनकी नौकरी के बावजूद उनकी क्या जो स्थिति है, क्योंकि उनकी एज भी चली गई, तो वो उनका एक तरह से हक बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कह लो आप उसको, चाहे उनका एक मॉरल हक कह लो। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के इश्यूज के ऊपर इनेलो राजनीति बिल्कुल करना नहीं चाहती और हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है उसमें इस सरकार को भी आगे बढ़ के सिर्फ एक पिछली सरकार को दोषी देने के अतिरिक्त उनको समायोजित करना चाहिए। और जहां तक मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना की है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एसवाईएल का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट से है, कृपा करके ऊपर नीचे दोनों जगह आपकी सरकार है, उसका भी आप अनुपालना उसकी करवा दें। ये पिक एंड चूज ना करें। ये राजनीति है, साफ साफ राजनीति है कि पिछली सरकार की अनियमितता की वजह से जो लोग हटे हैं, पीटीआई हटे हैं, उनको ये पिक करके और वो हाईलाइट करना चाहते, उस मुद्दे को लेना नहीं चाहते। मैं सुमन जी की एक बात क्लियर कर देता हूँ। बड़े भाई हैं हमारे, आदरणीय इनेलो के प्रवक्ता हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी तरीके की अनियमितताएं उन नौकरियों में, भर्तियों में नहीं थी। सरकार की साफ साफ मंशा थी कि इनको हटाया जाए, ताकि जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुड्डा साहब ने जिनके घर में चूल्हा जलवाया है उनके चूल्हों में ये पानी डालें और अपनी राजनीति तो खटारा साहब इसको कैसे समझा जाए कि सरकार की मंशा थी या कोर्ट को अनियमितताएं दिखी? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा, जो तथ्य इनको पेश करने थे। खटारा साहब की बात बिल्कुल गलत है, ऐसा ये जानबूझ के करते हैं। नहीं अनामिका जी, 1 मिनट के लिए, खटारा साहब की बात बिल्कुल गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है ना, उसके पीछे जाके ये बात कर रहे हैं। तो अनियमितता थी, पक्ष अनियमितता थी, तो इन लोगों ये हुआ ना, ये तो स्वीकार कर लेना चाहिए। जो सभी लोग केस हार जाते हैं, बिल्कुल खटारा साहब सही होते हैं। खटारा साहब और बिल्कुल अगर अच्छी बात है, भूपेंद्र हुड्डा जी सहयोग करना चाहते हैं, तो उनको बड़े हृदय के साथ ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अनियमितता हुई। उस वक्त जो नोटिफिकेशन करना चाहिए था वो उस वक्त नहीं किया, लेकिन हम चलो उसमें नहीं जाना चाहते। अब आज के वक्त का तगाजा ये है कि ये जो पीटीआई जो सड़कों पे हैं, जो जेल पर है, एक शिक्षक जब इस प्रकार से आमादा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या है, और ये नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से इनको समायोजित किया जाना चाहिए और ये सरकार राजनीति करना बंद करे। ये प्रवक्ता साहब जो बीजेपी के कह रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ राजनीति। मैं एक बात थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, लीगल जल्दी से ब्रेक पर बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी। और कटारिया साहब, आपने सभी को सुना, मैं ब्रेक के बाद आप ही के साथ लौटूंगी, आप सुन लीजिए। इन्हीं से पूछिए, अभी तो चोर आप हो गए, चोर किस किस को कह रहे हो? तो आप चोर आप हैं, पहले जुबान पे काबू
शराब घोटाला आपकी सरकार में, माइनिंग घोटाला आपकी सरकार में, मैं लीगल बात बताना चाह रहा था। अरे सबसे बड़े चोर तो आप रुक जाओ, सुनो, मैं लीगल बात बताना चाह रहा हूँ। चलिए आप लोग एक दूसरे को मुहावरे सुना लीजिए, मैं एक ब्रेक से लौट कर आती हूँ, बहुत छोटा सा ब्रेक। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, आ रही हूँ सर। योगेश जी, मैं ब्रेक के बाद आप ही के साथ आ जाऊंगी। सुदेश जी के साथ हालांकि लौटना था, लेकिन बीच में अगर ऐसे ही बोलते रहे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगा। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आइए एक बार फिर पैनल के पास वापस लौटकर चलते हैं। योगेश कौशिक जी, आपका पॉइंट रह गया था। मेरा पॉइंट ये था कि एक इलेक्शन हुआ था बहादुरगढ़ का, जिसमें मिस्टर राठी जो है वो जीते हुए डिक्लेयर किए गए थे। 5 साल तक उन्होंने काम किया और 5 साल के बाद जब वो सरकार खत्म हो गई तो वो कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो हार गए। तो जो जीते हुए डिक्लेयर किए गए उनको सर्टिफिकेट मिल गया, तो उनको सारी फैसिलिटी मिल गई। तो दूसरा केस डला कि जी राठी जी को सारी फैसिलिटीज वापस देनी चाहिए, जो तनख्वाह ली है, जो भी काम किया है ये वापस करें। ठीक है, तो राठी जी ने कहा मैं तो 5 साल के लिए काम किया है, मैं पैसे क्यों दूं वापस। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, इन लोगों ने जिन्होंने 10 साल काम कर लिया, अनियमितता अगर किसी ने की है, इरेगुलरिटी अगर किसी ने की है तो सेलेक्टर ने की है, उसमें उनका क्या रोल है। वो सेलेक्ट हुए हैं, किसी ने उन्हें सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट होने के बाद उन्होंने 10 साल काम किया है, और एक आदमी जो 10 साल तक काम कर चुके, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे लाख सवाल उठाते रहो आप, जब वो अपना 5 साल काम पूरा कर चुके, 6ठे साल में चल रहे हैं, तो उनकी डिग्री हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। अगर उनकी डिग्री पे सवाल है तो ये ऐसी बातें हो। इरेगुलरिटी किसकी है? इरेगुलरिटी गवर्नमेंट की है, सेलेक्टर की है, किस चीज की है? इन लोगों का जो 1983 लोग हैं, इन लोगों की क्या इरेगुलरिटी है ये बताए ना ये लोग, तो या ये सरकार बताए या कोर्ट बताए। इरेगुलरिटी सिलेक्शन ने की है, तो सिलेक्शन वालों को आप पनिश करो ना, उनको क्यों पनिश कर रहे हो जो 10 साल काम कर चुके हैं। अब वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा उन पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनकी ये ऑप्शन भी खत्म करने का आपको क्या हक है? किसी को भी। तो वो अगर कोर्ट में जाएंगे कल को तो वो अपनी प्ली लेंगे, लेकिन उनको इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने। मैं सबको जिम्मेवार मानता हूं राजनीतिक दलों को कि वो बेचारे बर्बादी के कगार पे हैं, क्योंकि उनको कहीं के लिए छोड़ा ही नहीं अब तो अब इसका जवाब कौन देगा? ठीक है, इसका जवाब कौन देगा? सुदेश जी। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, तो मेरे पैनलिस्ट साथी मेरे ठीक भी बैठे हैं, इन्होंने हमारी संवैधानिक शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय को धक्का बता दिया और ये कह दिया कि ये भी तुम्हारी। इस प्रकार की बात चैनल पे जिम्मेवार व्यक्ति। अरे पूरी बात सुना करो, समझा करो क्या कहा है, किसी ने कोर्ट को गलत बताया ही नहीं है, किसी ने भी। मैं बता रहा हूँ अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ। अपनी बात मेरे मुंह में मत घुसाओ। नहीं, आपने कहा कि सरकारें कोर्टें भी तुम्हारी है। ये किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को धता बता रहे हैं मेरे साथी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता, और बड़े खुश होकर कौशिक जी ने कहा कि घोटाला ने तो क्या दिया, मैंने किया। हम इस प्रकार का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। बेरोजगार युवाओं के अधिकारों से हनन हमारे बस की बात नहीं है। हम अपने कार्यकर्ता को दरकिनार करके हमने सिस्टम बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमने बिल्कुल सिस्टम को चेंज किया है। उस सिस्टम को ना न्यायपालिका ने बल्कि प्रदेश की जनता ने भी गले से लगाया और कहा कि अगर इस प्रदेश में किसी ने योग्यता के आधार पर नौकरियां दी है तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार ने दी। 75,000 बम पर नौकरी हमने योग्यता के आधार पर दी, किसी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं। और अनामिका जी, जिस प्रकार से बात हो रही है कि इन्होंने पैरवी नहीं की या कोर्ट में पैरवी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च वो हमारी संवैधानिक शक्ति है। हम तो उनकी अनुपालना करेंगे, जिस प्रकार से उनकी डायरेक्शन आई है, सरकार का जो कर्तव्य है हम वो कर रहे हैं। और बात रही राजनीति की, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेरोजगारों के साथ राजनीति नहीं करेगी। हमने सिस्टम बदलने एक छोटा सा सवाल सर मेरा, वो भी बता दो, कौशिक साहब बोलने दीजिए, एक सेकंड, सबको वो जवाब दे रहे बारी बारी से। सर एक छोटा सा सवाल मैं बीच में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पैनल में सबने ये कहा कि हाँ कहीं ना कहीं कमजोर पक्ष रखा गया, लेकिन ये जो बर्खास्त किए गए हैं ना 1983 पीटीआई टीचर्स, वो भी कह रहे हैं कि कमजोर पक्ष रखा गया। ठीक है, सरकार की तरफ से आप, एक सेकंड सर, सरकार की तरफ से आप पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता के साथ भर्ती करेंगे और योग्य और जो नए लोग हैं उनको मौका देंगे।
तो इन पीटीआई टीचर्स का क्या, जिन्होंने 10 साल सेवा अपनी दी है और अब वो क्या करेंगे, अब अपनी रोजी रोटी के लिए, उसके लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है या कुछ सोच रही है क्या? मैं ये बस जानना चाह रही हूँ कि जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई, बर्खास्त कर दिया गया, अब उनका क्या? वो जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, जेल भरो आंदोलन पहली बार है, लेकिन विरोध और आपसे मांग वो बहुत बार से करते आए हैं। तो अभी क्या, जेल भरो आंदोलन के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसका समाधान क्या है सरकार के पास? सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए अनामिका जी, पहले तो प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2013 में जब डबल बेंच का फैसला आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, हमारी नहीं थी। ये उस पक्ष में गई, सरकार उसके पक्ष में गई ही नहीं। सबसे पहले तो बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। जहां तक बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ने की बात है, तो मैं अपने कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 9870 जो जेबीटी रोड पर छोड़कर गई थी, उनकी हमने हाई कोर्ट में पैरवी करके उनको नौकरी देने का काम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात सर, सराहनीय काम, बहुत सराहनीय काम। मैं बता दूं, नहीं, बहुत अच्छी बात, लेकिन इन टीचर्स का क्या, इनका क्या? मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा दोषी अगर इसका कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो अमेरिका इन्होंने बरती है वो है। करे कोई और भरे कोई, हमारी संवेदना इनके साथ है। बिल्कुल, ये पूरा परिवार, सिर्फ संवेदना हटे हैं, उनका पूरा परिवार रोड पर आ गया है। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आए हैं, सरकार को तो उसको अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। सर, वो तो हो गया, मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ सर, वो हो गया, वो तो हो गया, एक आदेश आया, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे पता है। एक सेकंड सर, मुझे पता है सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं किया, जो अदालत का फैसला था सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, हम इस बात को समझ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अब क्या, क्योंकि सरकार ये जानती है कि 10 साल तक वो सेवा देते रहे सर, अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नौकरी के लिए नहीं है, या अगर आप कोई दूसरे द्वार उनके लिए खोलना चाह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, तो मैं वो चाहती हूँ कि आप बताएं, कभी क्या सरकार बात करेगी इनसे? अनामिका जी, जिस प्रकार से मैंने आपको बिल्कुल कहा, आपकी बात मैंने सुनी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से न्यायपालिका का आदेश आया उसको अमली जामा पहनाने का सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा दोबारा इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हमने दोबारा से विज्ञापन जारी किया, उनको दोबारा से हम मौका देने का काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में धक्का बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के खिलाफ नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब इनको नहीं बहाल किया जाएगा? नहीं, अरे ये विरोध हम इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से डायरेक्शन कोर्ट की आई है उसको अमली जामा सरकार बखूबी सर, ठीक है, देखिए दो बातें हैं सर, एक सेकंड, दो बातें हैं, ठीक है। ये आदेश आया, ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक, जिन्हें निकाला गया ये वो लोग हैं, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि 10 साल तो हम ये पढ़ाते रहे, शिक्षक का काम करते रहे, अब हम क्या करें? तो इनके लिए कोई जवाब है सर? कुछ तो सोचा होगा ना इनके लिए आपने? नहीं, जिस प्रकार से कोर्ट की डायरेक्शन दी, कोर्ट ने दोबारा कहा दोबारा इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कोर्ट ने विज्ञापन जारी करके इनको प्राथमिकता देने का काम, प्राथमिकता देंगे मतलब, है ना? ठीक है, कोर्ट ने जिस ठीक है, सुपौल जी आपका पक्ष। सर एक सेकंड, कम मौका मिला, थोड़ा सुन के मैंने। अनामिका जी, पहली बात तो सरकार सिर्फ संवेदना व्यक्त नहीं कर सकती। संवेदना व्यक्त उस स्थिति पे होती है जब स्थिति अनकंट्रोलेबल हो, ये तो सरकार इनको समायोजित कर सकती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनकी राजनीति करने की क्या वो है, मैं खटाना साहब के इस आरोप से कि इन्होंने पक्ष ठीक नहीं रखा उससे सहमत हो सकता हूं, क्योंकि इस प्रकार इनकी वर्किंग स्टाइल रही है कि कांग्रेस को दोषी ठहराएं इसके लिए और इनको ना ले, मैं सहमत हो सकता हूं। दूसरी बात एक और है अनामिका जी इसमें कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक झूठा हलफनामा दिया सरकार ने, और जिसमें ये कहा कि पीटीआई की कोई वैकेंसी नहीं है, 2014 से लेकर अब तक कोई भर्ती नहीं हुई है, और इन्होंने गवर्नमेंट एडिड जो झूठा हलफनामा और गवर्नमेंट एडिड जो स्कूल हैं उनके पीटीआई को समायोजित किया, और कुछ डीपी जो थे उनको पीटीआई की पोस्ट पे समायोजित किया। वो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि इस बात में बिल्कुल दम है कि बीजेपी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इन पीटीआई टीचर्स के ऊपर राजनीति करने पर आमादा है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना करने के बाद भी इन लोगों को समायोजित किया जा सकता है, इनके परिवारों को बचाया जा सकता है। और ये लोग बिल्कुल बीजेपी जो है ना इस पे राजनीति करने के आमादा है। ये सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा दोस्त नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, निश्चित रूप से है, उस बात से हम भी सहमत हैं, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है, इस सरकार का क्या कर्तव्य है? इस सरकार का ये कर्तव्य है कि पिछली सरकारों की अनियमितता के कारण अगर कोई व्यक्ति दुखी है, किसी टीचर्स के साथ अन्याय हुआ, कुछ ऐसी चीजें होता है अनामिका जी जो हो जाती हैं,
लेकिन वो इतनी शीर्ष नहीं होती। तो उन लोगों को पर ये राजनीति करना चाहते हैं, ये एलिगेशन बिल्कुल सच्चा है इनके ऊपर कि ये राजनीति कर रहे हैं, अन्यथा पीटीआई टीचर्स को ये समायोजित करते। प्राथमिकता देना कोई बड़ी इनकी कोई बड़ा एहसान नहीं है कि प्राथमिकता दे रहे हैं। 10 साल से वो लोग एक्सपीरियंस को वैसे प्राथमिकता दी जाती है। इनको निश्चित रूप से इन सभी टीचर्स को, पीटीआई टीचर्स को बिल्कुल बहाल करना चाहिए। प्राथमिकता का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। प्राथमिकता का मतलब ये है कि अगर 1983 लोग तो ये हैं और इनकी वैकेंसी 3000 हैं, तो ये 1983 तो प्रायोरिटी बेसिस पे हो ही गए ऑटोमेटिकली दोबारा से भर्ती, ठीक है, और बाकी के और लोग भर्ती करें जी, ये है उसका मतलब। जो अभी भाई ने बोला कि यस ये समायोजित, लेकिन वो एक झूठे हलफनामे का भी जिक्र कर रहे हैं। जो वो झूठे, देखो मैं उसमें नहीं जा रहा, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। अब मैं यही बात तो बार बार कर रहा हूँ कि अगर गलती हुड्डा जी की है, अगर गलती जो भी सेलेक्टर था उसकी है, अगर गलती किसी ने अखबार में ऐड निकाला उसकी है, तो ये बेचारे सफर क्यों करें? इन्होंने तो 10 साल नौकरी करके साबित कर दिया कि हम नौकरी के लायक हैं। हमें उन्हें क्यों निकाला जा रहा है? और कोर्ट ने भी रास्ता उनके लिए खुला छोड़ दिया है कि जी ये इरेगुलरिटी है और आप ऐसा इसको करो, लेकिन इनको प्रायोरिटी बेसिस पे जो आगे रखिए, तो रखो, तो इसका मतलब भर्ती करो। एक अनामिका जी 1 सेकंड के लिए 10 सेकंड दूंगा। देखो, एक तो कानून में होता है, एक तो क्रिमिनल ऑफेंस होता है और एक सिविल इरेगुलरिटी होती है। ये सिविल इरेगुलरिटी है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। दूसरी, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं कि इनके लोग भी इस बात से बड़े दुखी हैं। आज हमारे एक बड़े भाई हैं जिन्होंने बाढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ा, 25,000 वोटें मिली, उमेर सिंह पातिवास, उन्होंने सिर्फ इसी बात के लिए बीजेपी छोड़ दी कि पीटीआई टीचर्स के साथ ये सरकार न्याय नहीं कर रही। आज की घटना है। तो इनके लोग भी ये इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी की ये सरकार इन पीटीआई टीचर्स के साथ अन्याय कर रही है, इनके साथ मतलब राजनीति कर रही है। ठीक है, खड़ाना साहब। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता प्राथमिकता की बात करते हैं। आप प्राथमिकता की बात कैसे कर सकते हो? प्राथमिकता तो उनका अधिकार है, जिसने 10 साल नौकरी करी है वो उसका अधिकार है। सरकार अगर उनको प्राथमिकता नहीं देती तो आप तो जो वास्तव में आपके लिए आज पूरा प्रदेश कह रहा है कि लूट झूठ और फूट की सरकार है, इसके अलावा आपने नाम बदलने के अलावा, अदले बदले के अलावा आपने क्या है? और जो बार बार आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके मैडम सपने में भी ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आते हैं इनको। उसका कारण क्या है? इन्होंने हुड्डा का नाम बदलकर हरियाणा विकास प्राधिकरण कर दिया। करोड़ों रुपए खर्च हुए उन फाइलों को बदलने में। मेरा भाई 1 मिनट बता दे कि जी इस नाम बदलने में जो हरियाणा के खून पसीने की कमाई हमने वहां लगाई, उसका फायदा हरियाणा वासियों को और हरियाणा सरकार को क्या हो गया? तो आपके भैया सपने में टाइम खत्म है। एक पॉइंट जिसका जवाब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है डिबेट खत्म होने से पहले। चूंकि सुदेश जी आपने प्राथमिकता की बात कही, देखिए एक जब आशा की किरण, उम्मीद की किरण कहीं से दिखती है तो थोड़ा उस ओर बढ़ जाना चाहिए, क्या पता रोशनी हो जाए। ठीक सर, पहले तो ये जो 23, 1 सेकंड सर सुन लीजिए पहले, आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही का जवाब लूंगी। 23 अगस्त को जो नई भर्ती के लिए टेस्ट किए जाएंगे, आपने कहा प्राथमिकता हम देंगे इन 1983 को। कितने पोस्ट हैं? और क्या पहले 1983 को भर के, जैसे कि कौशिक साहब कह रहे थे कि उनकी बहाली करके, उन्हें उनकी भर्ती करके और उसके बाद दूसरों को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या आप प्राथमिकता कह के ये कहना चाह रहे थे? क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले तो अनामिका जी, पूरा प्रदेश ये जानना चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके नुमाइंदे जो आज प्रवक्ता सर देखिए, मेरी बात सुन, 1 सेकंड सर सुनिए, सबको केवल सुनिए सर, आप 1 सेकंड सुनिए, आप बोलिए, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। कटारिया साहब सुन लीजिए प्लीज सर सुनिए, मुझे नहीं सुनूंगी। कटारिया साहब 1 सेकंड सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए प्लीज। आप भूपेंद्र हुड्डा के बारे में बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए। मैं सबको 10-10 सेकंड दे रही हूँ फाइनल कमेंट के लिए, लेकिन आपसे मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए सर। बोलिए। से बोल रहा हूँ अनामिका जी, जो अनियमितता बरती है प्रदेश की जनता के सामने, ऐसा करे कि हमने गलत तरीके से भर्ती। वो तो कोर्ट के फैसले के बाद आपको इस एक्सेप्टेंस की जरूरत है, इन्होंने कर लेना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता के सामने। कोर्ट के फैसले के बाद मैंने बताया, हुड्डा जी कोर्ट से बड़े हैं क्या? हुड्डा जी कोर्ट से बड़े हैं, अभी आप बात कर रहे थे। कोर्ट में मैं बता रहा हूँ, हुड्डा जी कोर्ट से भी बड़े हैं कि उनके मानने के बाद ही माना जाएगा? कौशिक साहब सर 1 सेकंड सर, मुझे बहुत दुख होगा अगर एक साल में हम नहीं। 1 सेकंड सुन लीजिए सर, बहुत सरल सवाल था मेरा, बहुत सरल सवाल था। कितने पोस्ट हैं
कितने पोस्ट हैं? आपने जो प्राथमिकता कहा, आप ही समझा दीजिए कि क्या पहले 1983 जिन्हें बर्खास्त किया गया उन्हें आप भर्ती करेंगे और उसके बाद जो पोस्ट बचेंगे उस पर नहीं भर्ती होंगी? प्राथमिकता का मतलब क्या सर, वो समझा दीजिए मुझे प्लीज। देखो, प्राथमिकता का मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने सिस्टम बदला, 75,000 युवा हरियाणा प्रदेश में नौकरी लगा, जो 75,000 जो युवा नौकरी लगे हैं, उनके परिवार बताएंगे, उनके परिवार बताएंगे प्राथमिकता क्या है। हमने योग्यता के आधार पर जिस प्रकार से पारदर्शी रूप से भर्ती करने की जो प्रक्रिया चलाई है, उसी तर्ज पर 1983 इन अभिभावकों को, ठीक है, हो गया सर, जवाब मिल गया। अगर योग्य होंगे तो प्राथमिकता मिल जाएगी। सुखमन जी 10 सेकंड सर, हो गया सर, बोलिए सर, बोलिए। देखो अनामिका जी ये कह रहे हैं ना, जब कोर्ट ने, मैं कौशिक साहब की बात से पुनः एक बार सहमत हूँ कि जब कोर्ट ने कह दिया कि अनियमितता हुई है तो भूपेंद्र हुड्डा मान्य या ना मान्य, अनियमितता हुई है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि उसने तो अनियमितता कर दी और ये लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये कौन सा उनके साथ न्याय कर रहे हैं? 10 सेकंड खटाना साहब। ये जो मेरे भाई बार बार जो बात कर रहे हैं कि हमने इतना करा, जो आपके कार्यकाल में ऐसी एक भी भर्ती नहीं हुई जिसके पेपर लीक नहीं हुए। इतने घोटालों की सरकार है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में शराबे बंटवाने लग रहे हो। मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है, रजिस्ट्रियों में घोटाला होने लग रहा है। कितनी बड़ी राजनीति करें, लेकिन ये लोग एब्जॉर्ब होने चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि इन लोगों की कोई गलती नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को अपनी वर्डिक्ट में ही कह देना चाहिए कि इन लोगों की गलती नहीं है। गलती है तो वो राजनीतिक गलती है या जो भी बता रहे थे सिविल मामले की कोई गलती है, इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है, ये सफर करें। तो इनको किसी भी कीमत पे अभी भी लॉजिकली भी इनको दोबारा से एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, वरना मुझे लगता है बेचारे बस रोड पे ही रहेंगे। बिल्कुल सहमत है कौशिक साहब। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर आने के लिए। तो एक रास्ता दोनों तरफ से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वैसे ही कोरोना काल में लोग इस महामारी की वजह से बहुत ज्यादा जो आर्थिक तौर पर है वो नुकसान झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या एक्शन लिया जाता है सरकार की तरफ से, कोई नुमाइंदा पहुंचता है इनके बीच, वो आगे हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो चीजें दिख रही थी उस पर ये डिबेट। बहुत शुक्रिया आप सबका, फिलहाल यही रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।